हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चूँकि एक लेंदी थ्योरी है तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किन प्रीमाइसेस पे, किन अजम्पशंस पे बेस्ड है। इस थियोरी को समझना, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि इस क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, या इन कंट्रीज़ में जो कंडीशंस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को गवर्न कर रही हैं, उन फैक्टर्स को या उन कंडीशंस को ये थियोरी हाईलाइट करती है। क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय रिकार्डो एंड एडम स्मिथ। तो हम बात करेंगे कि जो क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट था वो किस प्रेमाइसिस पे या किन अजम्पशंस पे बेस्ड थी। बेसिकली क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाज बेस्ड ऑन टू बेसिक नोशन, टू बेसिक अजम्पशंस, सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। एक बात और ये कि जो क्लासिकल थियोरी है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, दे बिलीव्ड इन फुल एम्प्लॉयमेंट। उनके हिसाब से जो इकोनॉमी है, ये लॉन्ग रन कंसेप्ट की बात वो लोग कर रहे थे, और उनके हिसाब से इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। इसीलिए हम इसको द क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल भी बोलते हैं। तो जो दो बेसिक अजम्पशन है वो हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो अजम्पशंस ऐसी हैं जिनके कारण इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर रहता है। एक और चीज़ कि ये हमेशा क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते थे, और उनके हिसाब से हमेशा इकोनॉमी में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर से कोई डेविएशन भी होता है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक सेल्फ करेक्टिंग मोड में काम करके फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इस्टेब्लिश कर देती है। और कभी भी जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है या डिमांड की डेफिशिएंसी इन इकोनॉमिक्स के हिसाब से कभी भी इकोनॉमी में नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेज लॉ ऑफ मार्केट, जेबी सेज लॉ ऑफ मार्केट। सिंपल सा लॉ है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में होता है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, जितनी उनकी सप्लाई होती है, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाती है। डिमांड डेफिशिएंसी कोई एक बिल्कुल भी प्रॉब्लम की तरह इकोनॉमी में नहीं आती है। तो उन्होंने जो डिफ़ाइन किया वो था, एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय द increase in productive capacity or the stock of fixed capital will be sold in the market and there will no problem of lack of demand। जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिव फैक्टर्स, वो मार्केट में बिकेगा और डिमांड एफिशिएंसी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से जितना प्रोडक्शन होगा, ग्रेटर प्रोडक्शन जो है दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू अ ग्रेटर मनी इनकम, और उसके कारण जो गुड्स मार्केट में प्रोड्यूस की जा रही है उनके लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो लेबर है या और प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दे विल गेट मोर मनी इनकम, और उससे उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में क्रिएट होगी। तो ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी मार्केट में कभी भी नहीं होगी। और जो सारे जो लोग हैं, और ये जो कैपिटल एक्युमुलेशन का प्रोसेस है और प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, और इसी के कारण जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज रहेगी, वो अनयूटिलाइज्ड नहीं रहेगी। तो सिंपल सा ये जो लॉ है वो सिर्फ यही है कि मार्केट में हमेशा इनफ एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड रहती है, ताकि जो टोटल प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है उसको मार्केट से ख़रीदा जा सके, और जो रिसोर्सेज हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं। तो उन्होंने इस थियोरी में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, दे डिसरिगार्डेड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। उनके हिसाब से हमेशा इनफ एक्सपेंडिचर
और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में रहेगा, ताकि जो टोटल प्रोडक्शन है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज उसको परचेज किया जाए। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है उसको इग्नोर किया। उनके हिसाब से ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। जो सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है वो अपने लिए खुद ही डिमांड क्रिएट कर लेती हैं और उसके कारण प्रॉब्लम ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन डज नॉट अराइज। कभी भी ओवर प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होती। एक और बात उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे अर्न इनकम। अब इस इनकम का वो क्या है, कुछ पार्ट कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर देते हैं और कुछ पार्ट वो सेव कर लेते हैं। पर ये जो सेविंग्स है ना वो बेसिकली लीकेजेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये जो वो सेविंग्स कर रहे हैं दी सेविंग्स आर एक्चुअली स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स। जो हाउस होल्ड, अगर दो हम सेक्टर माने हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स, तो हाउस होल्ड जो सेविंग्स करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर्स जो सेविंग्स करेगा, बिजनेस फर्म उन्हें कैपिटल गुड्स में खर्च कर देगा या उन्हें उसे इन्वेस्टमेंट में खर्च कर देगा। तो जब सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाती हैं तो दे ऑल्सो बिकम एक्सपेंडिचर और डिमांड। तो क्लासिकल थियरी के हिसाब से द होल इनकम इज स्पेंट पार्टली ऑन कंजम्पशन एंड पार्टली ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसके कारण इनकम स्ट्रीम में से कोई भी लीकेज नहीं होता है। हेंस सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये पहला अजम्पशन था जिसके ऊपर क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, दैट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और उसके कारण इकोनॉमी में एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नहीं होती है, ओवर प्रोडक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड जो अजम्पशन है जिस पे क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, दैट इज़ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट का जो उनका अजम्पशन है उसको एक दूसरे लॉजिक के साथ भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बोला कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। उनके हिसाब से अगर कभी भी फॉल इन इन्वेस्टमेंट के कारण अगर एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन होती है तब भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के कम होते ही जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो इतनी जल्दी दे विल फॉल क्विकली सो दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फॉल इन इन्वेस्टमेंट के कारण कभी भी एग्रीगेट डिमांड कम भी हो जाएगी तो प्रोडक्ट की प्राइसेस इतनी जल्दी क्विकली फॉल डाउन हो जाएंगी और उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर से जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करेगी। तो उनके हिसाब से अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी भी होती है तो उससे रियल आउटपुट इनकम या एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहेगी। तो वो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके हिसाब से जो फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इट इज़ सेल्फ करेक्टिंग इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से किसी भी तरह का डेविएशन आता है तो इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग मोड में जाके उस डेविएशन को ख़त्म करके फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाती है। उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में कमी आती है तो क्या होता है, देयर विल बी कंपटीशन अमंग द सेलर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में कमी आई तो जो उन गुड्स को बेचने वाले हैं उन सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा और उससे क्या होगा, प्राइसेस विल डिक्लाइन। जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देंगे ताकि अननेसेसरीली उनके पास स्टॉक इकट्ठा ना हो। अब जो क्लासिकल लॉजिक है वो ये क्या कहता है कि डिक्लाइन इन डिमांड विल ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नॉट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर
डिमांड में कमी आती है तो इससे सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैसे? जब डिमांड में डिक्रीज़ हुआ तो उससे क्या हुआ, जो लेबर डिमांड है उसकी में भी कमी आई। देयर विल बी डिक्लाइन इन लेबर डिमांड। जब लेबर की डिमांड होगी तो जो वेजेस हैं वो गिर जाएंगी। देयर विल बी फॉल इन वेज रेट्स। वेज रेट के कम होते ही देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर डिमांड। तो जब भी डिमांड फॉर आउटपुट डिक्रीज होता है, डिमांड फॉर लेबर डिक्लाइन होता है, दिस विल कॉज अ फॉल इन वेजेस क्विकली सो दैट लेबर डिमांड इंक्रीजेस टू रिस्टोर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो लेबर डिमांड इंक्रीज होगी उससे फिर से लेबर मार्केट जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा। तो इस तरह से डिमांड में कमी होने से आउटपुट और प्रोडक्शन पे, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वेज और प्राइसेस इस तरह से उनमें चेंजेस होंगे कि इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम आ जाएगी। और इस डिक्लाइंड वेज रेट पे जितने भी लोग काम करना चाहेंगे उन सबको काम मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, कुछ वर्कर्स ऐसे हों जो इन रिड्यूस वेज रेट पे काम करना नहीं चाहेंगे और वो दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो वर्कर्स who do not want to work at lower wages and thus remain unemployed are only voluntarily unemployed। उन्हें काम मिल रहा है पर वो अपनी इच्छा से काम करने को तैयार नहीं है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज़ नॉट रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ involuntary unemployment which is not possible in a free market capitalism economy due to quick adjustment of wages। एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कभी भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है पर उनके हिसाब से ये रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो all those workers who want to work at the prevailing wage rate, reduced wage rate determined by market forces will get employment, that is full employment of labor continues to prevail due to quick adjustment of wages। तो ये जो दो assumptions हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटीज़, ये दो लॉज ऐसे हैं जिनके कारण इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। डिमांड एफिशिएंसी होती नहीं है, अगर होती भी है तो देयर विल बी क्विक चेंजेस इन प्राइसेस एंड वेज रेट और जिसके कारण फिर से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगी। तो ये दो बेसिक अजम्पशंस हैं जिन पे क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।